हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया की और एचबीसी डिजीज़ की। देखिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूरी इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया की। तो इसमें हम सबकी बात कर चुके हैं, हेरिडिटरी सफेरोसाइटोसिस, पीएनएच की, जी6पीडी डिफिशियंसी की और पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। ये हम इतना कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो दोनों बचे हैं, सिकल सेल एनीमिया और एचबीसी डिजीज़, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ये पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन। तो हमको मालूम है कि जो हमारी नॉर्मल एचबीए होती है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होता है, ठीक है? तो देखिए, 2 अल्फा और 2 बीटा होता है, इसको हम एचबीए बोलते हैं। और इसमें अल्फा में परेशानी नहीं देखने को मिलती है, बीटा जीन जो होती है यानी बीटा चेन जो होती है, इसमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंगल अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन। तो सिंगल अमाइनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए, ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड हमारे बीटा चैन में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो बीटा चैन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में। और ये ग्लूटामिक एसिड निगेटिव चार्ज होता है। जबकि इस कंडीशन में क्या होता है कि ये ग्लूटामिक एसिड के बजाय यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन की वजह से वेलिन प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है? तो वेलिन आ जाता है और वेलिन न्यूट्रल चार्ज होता है, तो इसको हम बोल देते हैं एचबीएस, ठीक है? तो देखिए, अभी तक एचबीए था, अब यहाँ पे देखिए एचबीएस बोले। अभी आगे और हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 चैन होती है ना, एक अगर हुआ तो इसको हम बोलते हैं एचबीएस स्ट्रेट। और अगर दोनों में म्यूटेशन हो गया, यानी दोनों बीटा जीन में म्यूटेशन हो गया, क्योंकि 2 बीटा होता है और 2 अल्फा होता है, तो अगर एक में म्यूटेशन हुआ तो हम इसको बोलते हैं एचबीएस स्ट्रेट। और अगर ये दोनों बीटा जीन में ये म्यूटेशन देखने को मिला तो इसको हम बोलते हैं एचबीएस डिजीज, ठीक है? जिसको हम सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या बताया गया कि अल्टर्स हाइड्रोफोबिक रीजन ऑन बीटा ग्लोबिन चेन। तो ये जब ऐसा होता है ना, ये पॉइंट म्यूटेशन, और ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, तो जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ना बीटा ग्लोबिन चेन पे, ये अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का एग्रीगेशन देखने को मिलता है। अब जब हीमोग्लोबिन का एग्रीगेशन देखने को मिलेगा ना, तो हीमोग्लोबिन एक तरह से चिपक जाएंगे, तो क्या करेंगे, कॉजेज एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, ये दोनों हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस जब देखने को मिलेगा तो इस वजह से स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी। और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए माइक्रोवेस्कुलर एक्लीजन देखने को मिलता है। देखिए, माइक्रोवेस्कुलर एक्लीजन देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन माइक्रोवेस्कुलर एक्लूजन होगा। जब माइक्रोवेस्कुलर एक्लूजन होगा, इसी वजह से इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हमको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें, तो देखिए यहाँ पे जब हम बात किए थे हेरिडेटरी सफेरोसाइटोसिस में, तो ये देखिए नॉर्मल ये था, और यहाँ पे देखिए राइट शिफ्ट हमको देखने को मिला था ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में। लेकिन ये सिकल सेल डिजीज और इसी तरीके से हमारी थैलेसीमिया जो होती है ना, इसमें ये जो हमारी आरबीसी होती है स्टिफ हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, यानी ये मोर फ्रेजाइल हो जाती है, यानी ये लेस फ्रेजाइल होते हैं, यानी इनका फ्रेगमेंट जल्दी टूटता नहीं है। तो ये नॉर्मल ये था, बल्कि और ये जो है और ज़्यादा जब इसको हम कम करते हैं तब ये टूटता है। तो ये इनका इधर कहीं ये मिलता है ग्राफ, इस वजह से इसका शिफ्ट देखिए लेफ्ट शिफ्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है? तो हमको सिकल सेल डिजीज में और थैलेसीमिया में ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी लेफ्ट साइड शिफ्ट देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए बस यहाँ पे इस वाले टेस्ट को और याद कराने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे सफेरोसाइटोसिस में ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा था, जबकि सिकल सेल डिजीज में और थैलेसीमिया में ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है? ये चीज़ हम यहाँ बता दिए एक्स्ट्रा पॉइंट। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए और क्या होगा, पैथोजेनेसिस क्या है। तो पैथोजेनेसिस ये हमेशा प्रॉब्लम नहीं कॉज करेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना तभी ये परेशानी कॉज करेंगे। तो ये देखिए पैथोजेनेसिस क्या होगी, लो ऑक्सीजन या हाई एल्टीट्यूड, ठीक है? हाई एल्टीट्यूड या लो ऑक्सीजन या इसी तरीके से एसिडोसिस, ये प्रिसिपिटेट सिकलिंग, तो इसकी वजह से सिकलिंग हमको देखने को मिलेगा। और ये एक बार में 2 बार में ये रिवर्सिबल हो जाता है, लेकिन जब बार बार ऐसा होगा ना तो ये सिकलिंग परमानेंट हो जाती है। तो ये जब सिकलिंग परमानेंट होगी तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड एचबीएस पॉलीमराइज। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ये हीमोग्लोबिन है ना, ये आपस में मिलने लगेंगे, ठीक है? तो जो आपस में मिलने लगेंगे तो ये पॉलीमराइज हो जाएंगे, और हमको 3S देखने को मिलेगा इस टाइम पे। 3S क्या होगा फीचर इसमें, देखिए स्टिकी हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, और इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? जब ये पॉलीमराइज होंगे। वैसे कभी कभार हुआ तो ये रिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन जब ये बार बार होगा तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। और ये जब ऑक्सीजन या हाई एल्टीट्यूड या मतलब ऑक्सीजन की जब कमी होती है ना, जब हाइपोक्सिया होता है, तभी हमको ये देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन हम सफिशिएंट मिकदार में देते रहे तो ये हमको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे हमको पता चली। और वैसो ऑक्लूसिव डिजीज हमको देखने को मिलेगी। देखिए हम यहाँ पे बता दिए ना, माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन देखने को मिलेगा, तो वैक्सो ऑक्लूसिव डिजीज देखने को मिलेगी इसी वजह से, क्योंकि ये जो है सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है और स्टिकी और स्टिफ हो जाती है। और फिर न्यू बॉर्न के फीचर की बात की गई, तो देखिए न्यू बॉर्न में बताया गया, न्यू बॉर्न आर इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक बिकॉज ऑफ इंक्रीज एचबीएस एंड डिक्रीज एचबीएस, ठीक है? तो देखिए एचबीएफ में क्या होता है कि 2 अल्फा और 2 गामा, ठीक है? तो हमको एचबीएफ में 2 अल्फा 2 गामा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गामा प्रेजेंट है, बीटा है ही नहीं, इस वजह से जब हम
न्यू बॉर्न में देखते हैं तो यहाँ पे एचबीएफ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हमको परेशानी नहीं देखने को मिलती है, और एचबीएस बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो बीटा जीन डिफेक्टिव होता है लेकिन ये बहुत कम होता है एचबीएस, इस वजह से हमको न्यू बॉर्न में परेशानी नहीं देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद ही हमको सिकल सेल डिजीज न्यू बॉर्न में देखने को मिलती है, उससे पहले ये एचबीएफ ज़्यादा होते हैं, इस वजह से नहीं देखने को मिलती, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन बताएगी हेट्रोजाइगोट्स हैव रेजिस्टेंट टू मलेरिया। हेट्रोजाइगोट कौन से? सिकल सेल ट्रेट। हम बताए थे कि 2 बीटा चेन होती है और 2 में से अगर एक म्यूटेट हो रही है ना, एक में हमको ये म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, तो हम इसको सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। और ये सिकल सेल ट्रेट जो होते हैं ना, देखिए इसमें एक बेनिफिट क्या है कि ये मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए सिकल सेल आर क्रिसेंट शेप्ड आरबीसी। तो सिकल सेल जो होते हैं ये क्रिसेंट शेप, देखिए चांद की तरह, ये देखिए चांद की तरह आरबीसी देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया। और क्रू कट ऑन स्कल एक्सरे ड्यू टू मैरो एक्सपेंशन फ्रॉम इंक्रीज एथ्रोपोइसिस आल्सो सीन इन थैलेसीमिया। इसमें देखिए हमको क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। देखिए इसी को हम बोलते हैं क्रू कट अपीयरेंस या हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। ये हमको देखने को मिलेगा स्कल के एक्सरे में। तो देखिए ये स्कल का एक्सरे है, इस पे देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए क्रू कट अपीयरेंस है, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं क्रू कट अपीयरेंस। और ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो मैरो है ना, मैरो का एक्सपेंशन होगा, यानी एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है सिकल सेल होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे इसकी हिमोलिसिस होती है, इस वजह से ये एरिथ्रोपोइसिस बढ़ती है और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस हमको देखने को मिलती है। इस वजह से यहाँ पे देखिए हमको स्कल में ये हमको क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलता है जब हम एक्सरे करते हैं। और ये चीज़ हमको थैलेसीमिया में भी देखने को मिलती है, क्रू कट अपीयरेंस, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन देखिए एप्लास्टिक क्राइसिस हमको देखने को मिलेगी। तो एप्लास्टिक क्राइसिस वही है, ट्रांजिएंट अरेस्ट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस ड्यू टू पार्वोवायरस B19। तो पार्वोवायरस B19 के उसके वजह से ट्रांजिएंट अरेस्ट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस हमको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे देखिए सफिरोसाइटोसिस में, यानी हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में बात की, यहाँ पे भी हमको एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलेगी। और सिकल सेल एनीमिया में भी हमको एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलेगी। और ऑटोस्प्लेनेक्टॉमी हमको देखने को मिलेगी। ऑटोस्प्लेनेक्टॉमी क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन की वजह से ना स्प्लीनिक वेसल्स में इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें स्प्लीनिक वेसल्स में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन की वजह से स्प्लीन धीरे धीरे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही ऑटोस्प्लेनेक्टॉमी हमको देखने को मिलेगा। और जब ऑटोस्प्लेनेक्टॉमी देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको हॉवेल जॉली बॉडीज देखने को मिलेगा। और हॉवेल जॉली बॉडीज के बारे में हम यहाँ पे देखिए, इसमें हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस में बता चुके हैं कि हॉवेल जॉली बॉडीज, ये देखिए ये होते हैं जब हमारे आरबीसी में न्यूक्लियर रेमिनेंट प्रेजेंट होते हैं ना, ये नॉर्मल स्प्लीन के जरिए ये रिमूव कर दिए जाते हैं। लेकिन जब स्प्लीन प्रेजेंट ही नहीं होगी तो ये रिमूव नहीं होंगे, इसी को हम बोलते हैं हॉवेल जॉली बॉडीज। तो ये हॉवेल जॉली बॉडीज यहाँ हमको हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस में देखने को मिलेगा, कब? जब हम स्प्लीनेक्टॉमी कर देंगे तब। और यहाँ पे देखिए ऑटो स्प्लीनेक्टॉमी की वजह से हमको हॉवेल जॉली बॉडीज देखने को मिलेगा, ठीक। ये हो गया। और इसी स्प्लीनेक्टॉमी की वजह से हमको इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा बाई कौन सा ऑर्गेनिज्म? इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के जरिए इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और इसका एग्जांपल जैसे साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो इसके जरिए हमको इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा ऑटोस्प्लेनेक्टॉमी के जरिए। और स्प्लेनिक इन्फार्क्ट या सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, ये हम यहाँ बात कर चुके हैं, तो स्प्लेनिक इन्फार्क्ट को देखने को मिलेगा ही। और उसके बाद फिर क्या है? पेनफुल वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। तो पेनफुल वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस, देखिए ये पेनफुल वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस देखने को मिलेगी। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए डक्टिलाइटिस देखने को मिलेगा। और डक्टिलाइटिस में क्या होगा? पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हैंड और फीट पे पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए क्लासिकल क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर यहाँ बताया जा रहा है, ये सब हमको याद रखना है। तो डक्टिलाइटिस देखने को मिलेगा। और ये होता क्या? पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। और प्रियापिस में देखने को मिलेगा। प्रियापिस में क्या होता है कि जब मोर देन 4 आवर ना सस्टेन्ड इरेक्शन ऑफ द पेनिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो सस्टेन्ड इरेक्शन ऑफ द पेनिस जब 4 घंटे से ज़्यादा देखने को मिलता है, इसी को प्रियापिज्म बोलते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे रिप्रोडक्टिव वाले टॉपिक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रियापिज्म हुआ। और उसके बाद फिर क्या? एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम को देखने को मिलेगा, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, न्यू पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन ऑन चेस्ट एक्सरे और कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हमको देखने को मिलेगा और ये कॉमन कॉज ऑफ द डेथ है, ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ। और उसके अलावा फिर क्या है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। इसी वैसोक्लेसिव क्राइसिस का ही ये सब कॉम्प्लिकेशन बताया जा रहा है। और स्ट्रोक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पेनफुल वैसोक्लेसिव क्राइसिस यही इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी कराता है, और यही डक्टिलाइटिस कॉज कराता है, यही पेरियपिज्म कॉज कराता है, और यही एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कॉज कराता है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस और स्ट्रोक भी इसी पेनफुल वैसोक्लेसिव क्राइसिस की वजह से देखने को मिलता है। और
फिर आगे बात की जैसे सिकलिंग इन रीनल मेडुला, तो रीनल मेडुला में जब हमको सिकलिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। तो हमको मालूम है रीनल पेपिला में ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस्टीमिया का चांस यहीं पे होता है और इसी वजह से यहाँ पे रीनल मेडुला में सिकलिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस देखने को मिलेगी और इसी वजह से हीमेचूरिया हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए ये सिकल सेल ट्रेट में भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्टली सिकल सेल ट्रेट जो होता है ये डिसीज नहीं कॉज करता है, जब दोनों ये जो हमारे दो बीटा चेन होते हैं दोनों जब म्यूटेट हो जाते हैं तब हमको सिकल सेल डिसीज देखने को मिलता है, और जब एक म्यूटेट होता है तो सिकल सेल ट्रेट देखने को मिलता है, और जब एक म्यूटेट होता है यानी सिकल सेल ट्रेट में हमको मोस्टली ये सारे सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस की हम बात करें तो ये हमको सिकल सेल ट्रेट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई गई। उसके बाद फिर देखिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात की गई कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, डिक्रीज HbA, इंक्रीज HbF और इंक्रीज HbS। देखिए ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अलग से हम वीडियो बना चुके हैं, बस यहाँ पे फिर से हम एक बार वही बता दें कि देखिए ये हमारा कैथोड होता है और कैथोड निगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। और हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है ना ये निगेटिव चार्ज होती है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। मोस्टली प्रोटीन निगेटिव चार्ज होती है तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को हम यहाँ रखते हैं और इसमें देखिए निगेटिविटी जो होती है ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन में, इस वजह से यहाँ पे जो हम रखेंगे ना तो ये निगेटिव से रेपल करके दूर चला जाता है। तो नॉर्मल जो होता है यहाँ पे देखिए ये सबसे दूर गया, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन सबसे दूर गया क्योंकि इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चैन है। और HbF देखिए लेस निगेटिव होता है क्योंकि HbF में अल्फा वाला तो यहाँ तक जाएगा, गामा वाला सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। और सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है कि सिकल सेल ट्रेट में देखिए एक जो नॉर्मल रहेगा वो यहाँ तक गया और दूसरा देखिए जो सिकल सेल ट्रेट वाला था वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। और सिकल सेल डिजीज देखिए दोनों यहीं पे आ गए, ठीक है, दोनों यहाँ पे आ गए क्योंकि यहाँ पे दोनों बीटा चैन डिफेक्टिव हो गए। यहाँ पे एक बीटा चैन सही था वो यहाँ तक गया और यहाँ पे एक बीटा चैन खराब था यहीं रुक गया। जबकि सिकल सेल डिजीज में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा होता है, अच्छा ये दूर क्यों जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे बताया ग्लूटामिक एसिड नेगेटिव चार्ज था, वेलिन से कन्वर्ट हो गया। इस वजह से देखिए जब वेलिन से कन्वर्ट हुआ तो वेलिन जो है न्यूट्रल है, इस वजह से ये लेस निगेटिव हो गया, इस वजह से यहीं रुक गया। और ये ज़्यादा निगेटिव था यहाँ तक चला गया। तो सिकल सेल डिजीज़ में देखिए यहाँ तक दोनों ही रुक गए और सिकल सेल ट्रेट में देखिए एक यहाँ और एक यहाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए HBC ट्रेड। तो HBC में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए HBC हम बता दें कि यहाँ पे लाइसिन से होता है, ठीक है। लाइसिन से ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है और ये लाइसिन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो और कम निगेटिव हो गया, ये न्यूट्रल हो रहा था लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से देखिए यहाँ पे HBC ट्रेड जो है ये देखिए यहाँ पे यानी जो म्यूटेट हुआ यहाँ पे रह गया और जो नहीं म्यूटेट हुआ यहाँ तक पहुँचा। और जब HBC डिसीज होती है यानी दोनों म्यूटेट हो गए तो देखिए यहीं तक रह गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए HBSC डिसीज यानी जो 2 बीटा चैन थे, 2 बीटा में से एक में हमको सिकल सेल डिजीज वाला म्यूटेशन देखने को मिला और दूसरे में HBC वाला म्यूटेशन देखने को मिला। तो देखिए जिस एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बाकी इसको हम डिटेल से समझाए हैं, बस यहाँ पे हम यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो HbA ये वाला जो बैंड होगा ना ये बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, सिकल सेल डिजीज में, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ये हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए ये जगह एकदम खाली देखने को मिलेगी, ठीक। और HbF जो रहेगा ये भी बड़ा रहेगा। HbF क्यों बड़ा रहेगा, क्योंकि HbF कंपनसेटरी तौर पर बड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि HbF में गामा चैन होता है, इसमें बीटा चैन नहीं होता। तो HbF जो है देखिए यहाँ पे होता है हमारा यहाँ HbF, तो HbF भी प्रेजेंट होगा, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है HbS तो बहुत बड़ा रहेगा, तो देखिए ये वाली जगह तो भरी रहेगी, ठीक है, ये हो गया। और ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइड्रोक्सी यूरिया हम देंगे। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या कराता है, फीटल हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करा देता है और फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चैन नहीं होता, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। और हाइड्रेशन भी इसका ट्रीटमेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा सिकल सेल एनीमिया का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अब आइए इसी से रिलेट करके HBC डिसीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखिए लाइसिन, यहाँ देखिए लाइसिन ये स्पेलिंग है लेकिन C यहाँ पे बताया गया, क्यों हम बताते हैं अभी। देखिए लाइसिन से कन्वर्ट होता है, लाइसिन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कॉज एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस देखने को मिलेगा जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली हमको देखने को मिलेगा, एक चीज़ हुआ। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए HbSC, तो ये हम बताए ना कि जो बीटा चैन है 2 बीटा चैन होती है, एक में हमको ये वाला म्यूटेशन देखने को मिला यानी ग्लूटामिक एसिड वेलिन से कन्वर्ट हो गया और एक में ग्लूटामिक एसिड लाइसिन से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यानी एक में सिकल सेल ट्रेट देखने को मिला और एक में जो है ये HBC वाला ट्रेट देखने को मिला। तो इसको हम बोलते हैं HbSC। तो HbSC क्या होता है, 1 ऑफ ईच म्यूटेंट जीन, ठीक है। तो देखिए एक इसमें का होगा एक इसमें का होगा, इसी को हम बोलते हैं HbSC। और माइल्डर देन HbSS, तो ये सिकल सेल जो डिजीज़ है ना ये इसको हम HbSS बोले। तो HbSS से ये वाला सीन जो होता है ये माइल्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्लड सीमियर की बात की जा रही है कि होमोजाइगोट्स में यानी दोनों में अगर HbCC है यानी
एचबीसी डिजीज है, दोनों बीटा चैन में हमको ये वाला म्यूटेशन देखने को मिला। तो होमोजाइगोट्स में क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन क्रिस्टल इनसाइड आरबीसी। आरबीसी के अंदर हमको हीमोग्लोबिन के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। तो ये हीमोग्लोबिन क्रिस्टल इनसाइड आरबीसी हमको एचबीसी डिजीज में देखने को मिलेगा और इसमें हमको टारगेट सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एचबीसी डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और इसमें देखिए क्या होता है टारगेट सेल। अच्छा देखिए टारगेट सेल ये देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है, बीच में टारगेट बना होता है, ये चीज़ बताएं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस सी से हमारा क्या मकसद था, तो कि एचबीसी डिजीज में हमको लाइसिन का एक्सचेंज देखने को मिलता है, यानी ग्लूटामिक एसिड की लाइसिन आ जाता है और इसमें देखिए क्रिस्टल्स हमको देखने को मिलते हैं आरबीसी के अंदर। तो इस ही से हमारा ये मतलब था। तो इस तरीके से हमारे सिकल सेल एनीमिया और एचबीसी डिजीज कंप्लीट हुआ। सिकल सेल एनीमिया एचबीसी में दोनों में होता है कि बीटा चैन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड का एक्सचेंज हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। और यहाँ पे देखिए वेलिन से म्यूटेशन होता है और यहाँ पे जो होता है ये लाइसिन से होता है। ठीक है, वेलिन ये न्यूट्रल होता है और ये लाइसिन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद बताया कि इसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस दोनों देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए न्यू बॉर्न में ये सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज नहीं देखने को मिलेगा और 6 महीने बाद ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एचबीएफ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रू कट अपीयरेंस हमको इसमें देखने को मिलेगा और थैलेसीमिया में भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखिए कॉम्प्लिकेशंस में बताएं तो पार्वो वायरस B19 की वजह से एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलती है और ऑटोस्प्लेनेक्टोमी देखने को मिलती है इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हावेल जॉली बॉडीज देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगी कि पेपिलरी नेक्रोसिस हमको देखने को मिलता है, ठीक है, सिकलिंग की वजह से। और ये सिकल सेल ट्रेट में भी ये परेशानी देखने को मिलती है। और ट्रीटमेंट की बात की तो हाइड्रोक्सी यूरिया हम देते हैं और ये हाइड्रोक्सी यूरिया ये फीटल हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, ठीक है, एचबीएफ को। और बाकी यहाँ पे ऑटोस्प्लेनेक्टोमी की वजह से ये इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है, जैसे साल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस वगैरह। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये सिकल सेल एनीमिया और एचबीसी यानी कुल मिला के हमारा ये इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया जो होती है ना ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात कर लेंगे एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया की। ठीक है, यहाँ पे जो होती है परेशानी आरबीसी के बाहर देखने को मिलती है, आरबीसी के अंदर सही होता है सब कुछ, बस एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो आरबीसी के अंदर हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कराते हैं, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोलिसिस कराते हैं।